फिल्म की शुरुआत होती है सैरा प्राइस और उसके फियांसे रॉब को दिखाते हुए, जो कि अमेरिका में है और एक डिनर की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि रॉब की बॉस घर पर आने वाली थी। लेकिन सैरा अपने ट्विन सिस्टर जेस के लिए परेशान होती हुई नजर आती है क्योंकि वो जापान में टीचर थी और उसका फोन सैरा के पास काफी टाइम से नहीं आया था। जेस के लिए वो काफी ज्यादा परेशान थी, तो तभी उसके पास जापान पुलिस का फोन आता है कि जेस अओकिगाहारा जंगल में गई है और वहाँ जो लोग भी जाते हैं वो कभी भी लौट कर नहीं आते क्योंकि उस जंगल को सुसाइडल फॉरेस्ट बताया गया है। उसी रात सैरा एक बुरा सपना देखती है कि उसकी बहन खतरे में है और वो बिल्कुल भी रुक नहीं पाती, जिसके चलते वो सीधा जापान पहुंच जाती है। सैरा एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करती है जहां पर उसको लाइव प्रॉन्स दिए जाते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट थी, जो कि सैरा की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है कि जेस मरी नहीं है और वो अभी भी जिंदा है। सैरा अपने होटल में 2 मई की एक वीडियो देखती है जिसमें वो और जेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो इस फॉरेस्ट के बारे में सर्च करती है जिसमें उसको पॉजिटिव थिंग्स नहीं बल्कि कई सारे कॉर्प्सेस दिखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। सोते टाइम सैरा को ऐसा फील होता है जैसे उसको बेसमेंट से कुछ आवाज आ रही है और नीचे जाते ही उसको जेस का बचपन वाला रूप दिखता है जो कि एक घोस्ट के रूप में था। जिस टेंट में जेस का बचपन वाला रूप बैठा हुआ था उसका रंग पीला था, जिसको आप याद रखिएगा। खैर ये सब एक सपना साबित होता है और सैरा अगले दिन स्कूल में जाती है जहाँ पर स्टूडेंट्स उसको देखकर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन सबको वो यूरे समझते हैं, जिसका मतलब होता है घोस्ट। अब इसको सुसाइडल फॉरेस्ट क्यों माना गया है या फिर क्यों ऐसा फिनोमिनन होता है? तो पुराने समय में जब खाने की कमी घर में हुआ करती थी तो लोग बूढ़े, अंधे और बीमार लोगों को यहाँ जंगल में मरने के लिए छोड़ जाया करते थे, जिससे यह स्पिरिट्स वहाँ आराम नहीं करती बल्कि वापस गुस्सा होकर लौट कर आती हैं। जेस यहाँ पर एक स्कूल ट्रिप के दौरान गई थी क्योंकि यह माउंट फूजी का हिस्सा है, पर जेस वापस लौट कर नहीं आई और सैरा एक ट्विन थी तो सबने यही सोचा कि वो एक घोस्ट है। जेस के स्कूल की प्रिंसिपल सैरा को जेस के रूम में ले जाती है जहाँ पर उसको कुछ पुरानी यादें याद आती हैं, जहाँ पर इन दोनों ने अपनी ग्रैंड मदर को अकेले छोड़ा हुआ था, जो कि फिर से जापान की इस ओल्ड टेल को रिप्रेजेंट करता है कि बूढ़े लोगों को अकेला फॉरेस्ट में छोड़ दिया करते थे। सैरा उस होटल में जाती है जहाँ पर जेस स्कूल ट्रिप के दौरान रुकी थी। होटल पर इंक्वायरी करने पर रिसेप्शनिस्ट उसको एक मॉर्ग रूम में ले जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर अपनी बहन नहीं मिलती, पर एक भयानक डेड बॉडी मिलती है जो कि नॉर्मल नजर नहीं आती। रिसेप्शनिस्ट उसको एक बात और कहती है कि डू नॉट लीव द पाथ। सैरा को कोई भी फॉरेस्ट के अंदर ले जाने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि सब यही सोचते हैं कि फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मोबाइल फोन्स भी यहाँ काम नहीं किया करते थे क्योंकि माउंटेन्स में हाई अमाउंट्स ऑफ मेटल था, जिसके चलते सिग्नल्स में इंटरफेरेंस हुआ करती थी। एक और चीज यहाँ की लोकल लड़की कहती है कि उसको फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके मन में सैडनेस है, जिसके चलते यह फॉरेस्ट उस सैडनेस को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। सैरा वापस होटल जाती है जहाँ पर उसको एक अमेरिकन रिपोर्टर एडन मिलता है। वो आपस में बातचीत करते हैं, कुछ ड्रिंक्स शेयर करते हैं। सैरा अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में उसको बताती है कि एक एक्सीडेंट के दौरान ऐसा हुआ जिसको बस जेस ने देखा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। यहाँ पर ये सारी चीजें एडन अपने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए। एडन का कहना था कि अगर जेस इतने दिन से बाहर है तो उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। तो इस चीज पर सैरा का ये कहना था कि उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है कि अगर किसी बहन को दर्द फील होता है या अजीब लगता है तो उसको पता चल जाता है कि कुछ गलत हुआ है और वो ऐसा फिलहाल फील नहीं कर रही थी। एडन उसको कहता है कि वो कल मीची नामक गाइड के साथ इस फॉरेस्ट में जाने वाला है कुछ डॉक्यूमेंट्री के तहत, तो वो सैरा के साथ इस फॉरेस्ट की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, बेसिकली उसकी स्टोरी को अपनी डॉक्यूमेंट्री में इंक्लूड करना। उसी रात सैरा को एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो कि एक डायरेक्ट रेफरेंस है ओल्ड जापान की उस कहानी का, और यह चीज उसको अपनी ग्रैंड मदर की भी याद दिलाती है। अगले ही दिन सैरा, एडन और मीची निकल जाते हैं जंगल को सर्च करने, जहाँ पर मीची सैरा को ये कहता है कि जेस ने खुद की ही जान ले ली होगी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दिन लोग जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ कुछ धागे और रोप्स बंधी हुई नजर आती हैं जिसको देखकर मीची ये कहता है कि ये लोगों ने खुद की लोकेशन देने के लिए बनाए हैं, अगर वो जिंदा हैं तो लोग उनको बचा लें और अगर मर गए हैं तो उनकी डेड बॉडी को रिकवर कर ले। यहाँ पर एक येलो रोप इनको नजर आती है जो कि शायद जेस ने बांधी थी। वुड्स में उनको एक इंसान मिलता है जो कि टेंट लगाकर वहाँ पर बैठा हुआ था, पर मीची का कहना था कि वो ठीक है। इनको एक डेड बॉडी मिलती है जिसको ये नीचे उतारते हैं और मीची एक नोट बना लेता है उसकी लोकेशन का ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी बॉडी रिकवर कर ले। आगे बढ़ते हुए सैरा को जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें और कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग होने लगती है। मीची और एडन सैरा की बताई हुई डायरेक्शन में चलने लगते हैं जहाँ पर उनको जेस का टेंट दिखाई देता है जो कि येलो होता है, और आपको याद होगा कि सैरा के सपने में एक येलो टेंट आया था, रोप भी येलो थी, तो उसका
और जेस का वाकई में कोई ना कोई कनेक्शन था। टेंट के आसपास कपड़े भी सूख रहे थे जिससे उसको यह अंदाजा हो जाता है कि जेस अभी भी जिंदा है, जिसके चलते वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो वहीं रात में रुकना चाहती थी कि अगर जेस वहाँ पर आए तो उसको अपनी बहन मिल जाएगी। पर मीची का कहना था कि वो यहाँ पर रात में नहीं रुक सकते क्योंकि जंगल उसकी सैडनेस उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लेकिन सैरा काफी ज्यादा स्टबर्न थी तो एडन उसी के साथ रुकने का फैसला करता है, यह कहकर कि अगर उसका छोटा भाई भी यहाँ पर होता तो वो भी यही करती। और मीची उनको उसी स्पॉट पर रुकने के लिए कहकर अगले दिन वापस आने का प्रॉमिस करता है। रात में सैरा को टेंट में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसको छुआ है। बाहर देखने पर एडन सो रहा होता है पर तभी सैरा को घास और जंगल की तरफ से आवाजें सुनाई देती हैं। उसको लगता है कि ये जेस है, लेकिन जब वो वुड्स के अंदर जाती है तो उसको एक हाई स्कूल गर्ल दिखाई देती है जिसका नाम होता है होशिको। वो कहती है कि उसको जेस के बारे में जानकारी है। सैरा को यह लड़की एडन पर ना यकीन करने की सलाह देती है और जैसे ही एडन वहाँ आता है वो लड़की गायब हो जाती है। अब उसको चेस करने के चक्कर में वो गिर जाती है जिससे उसकी हथेली में डीप कट्स आ जाते हैं, तो एडन उसको आकर संभालता है। अर्ली मॉर्निंग में ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं, जिस दौरान उनको नदी में एक डेड बॉडी तैरती हुई दिखती है। आई टोल्ड यू सुसाइडल फॉरेस्ट। खैर सैरा के साथ यह फॉरेस्ट ट्रिक्स खेलना शुरू कर देता है, उसको इस नदी का फ्लो अलग दिशा में दिखाकर, ताकि उसको एडन पर ट्रस्ट ना हो। एडन उसको थोड़ा सा सेंसेस में लाता है और वो उसको फॉलो करने लगती है। अब चलते चलते उसको एडन पर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने सैरा की बातों को रिकॉर्ड किया था उसी की परमिशन से। लेकिन सैरा का कहना था कि वो बस अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए ही यहाँ पर रुका है। सैरा एडन से अपने भाई का नाम बताने को कहती है लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि उसने यह बात झूठ कही थी। एक्चुअली वो सैरा को लाइक करता था और डॉक्यूमेंट्री भी उसको बनानी थी, पर सैरा इस चीज को अपोजिट वे में ले जाती है और उसके फोन को देखने की डिमांड करती है। फोन में उसको जेस की फोटो नजर आती है जिसके चलते वो सोचती है कि ये सब एडन की चाल है। वो उससे दूर भागने लगती है। एक वॉइस उसका पीछा करती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहाँ पर उसको वही डेड बॉडी मिलती है जो कि इनको जंगल के शुरुआत में दिखाई दी थी, जिससे वो डर के फिर से भागती है और एक पिट में जाकर गिर जाती है जो कि केव की एंट्रेंस थी। मीनवाइल हमको मीची यहाँ पर आता हुआ नजर आता है जो कि इन दोनों को ही जेस के टेंट के पास इनको नहीं पाता, तो वो और लोगों को और कुछ रेंजर्स को लेकर यहाँ पर आता है इन दोनों को ढूंढने के लिए। केव में गिरने के बाद सैरा बेहोश हो जाती है और उठने पर उसको ऐसा लगता है कि उसके पैर में मोच आ गई है। उस केव में उसको अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जो कि जानवरों की नहीं थी। वहाँ सैरा को फिर से होशिको मिलती है। होशिको कोई और नहीं बल्कि इस फॉरेस्ट के द्वारा कंज्यूम हुई यूरे थी, यानी कि घोस्ट। वो एक डेमोनिक फिगर में बदल जाती है और सैरा उससे अपोजिट डायरेक्शन में डर के भागने लगती है जहाँ पर उसको एडन मिलता है। एडन उसको बचाने की कोशिश में एक रोप ढूंढने जाता है तो उसी वक्त सैरा को एक फोटो दिखाने वाला डिवाइस नजर आता है जिसमें जेस के विजन्स थे जहाँ पर उसके माँ बाप के साथ हुए हादसे के कुछ पिक्चर्स थे। फाइनली सैरा को अपने डेड पेरेंट्स की शक्ल नजर आती है पर तभी उसके पिता का घोस्ट पिक्चर्स में से ही उसको डरा देता है, पर एडन उसको ऊपर खींच लेता है एक रस्सी से। अब एडन उसको कन्विंस करता है और एक नाइफ उसको दे देता है ताकि वो उस पर ट्रस्ट कर सके। अब चलते चलते वो नदी के पास खुद को साफ करने जाती है जिसके चलते जब वो अपनी हथेली का घाव देखती है तो उसको उसमें कुछ कीड़े चलते हुए नजर आते हैं जो कि इस फॉरेस्ट के द्वारा दिखाए गए विजन से। इन रियलिटी वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कीड़े शायद उसकी मेस्ड अप थिंकिंग को दर्शाते हैं। एडन सैरा को बताता है कि उसने एक ओल्ड रेंजर स्टेशन देखा है जहाँ पर रेडियो मिल सकता था, पर सैरा को इस चीज पर भी शक होने लगता है। खैर ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रेडियो वर्क नहीं करता। एडन रेडियो को ठीक करने के लिए सैरा से नाइफ मांगता है पर सैरा नाइफ देने में भी हिचकिचाती है जिससे एडन इरिटेट होने लगता है, पर वो नाइफ दे देती है। लेकिन तभी उसको जेस की आवाज पीछे बेसमेंट वाले रूम से आती है जो कि एक नोटबुक के तहत उसको लिख कर देती है कि एडन उन दोनों को ही मार देगा और इस बेसमेंट की चाबी उसी के पास है। सैरा एक नाइफ लेती है और एडन को धमकी देती है कि वो उसकी बहन को वहाँ से बाहर निकाल दे, जिस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अब थोड़ी बहुत लड़ाई के बाद सैरा नाइफ जो है उसकी चेस्ट में मार देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो बेसमेंट गेट अपने आप ही ओपन हो जाता है जिससे सैरा को एहसास होता है कि एडन सही बोल रहा था। असल में उसके फोन में जेस की फोटो थी ही नहीं और यह सब विजन्स थे जो कि फॉरेस्ट ने उसको दिखाए थे। इस गिल्ड के साथ उसी बेसमेंट में जेस के विजन्स
उसको दिखाई देते हैं। उस रात जब इनके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था तो सैरा ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जेस ने सब कुछ देखा था। असल में उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसके पिता ने अपनी बीवी को मार के खुद सुसाइड कर लिया था। रीजन कुछ भी बताया नहीं गया, विच इज अगेन अ फ्लॉ ऑफ दिस मूवी। खैर यहाँ पर इसके पिता का घोस्ट सैरा का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी फिंगर्स वो अपने पास में रखे नाइफ से काट कर वहाँ से भागने लगती है। सैरा वहाँ से भागने लगती है और उसको वहाँ जेस नजर आती है ठीक अपने सामने, लेकिन वो सैरा को सुन नहीं पा रही होती। सैरा को इस फॉरेस्ट के ढेर सारे घोस्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं, तो वो ये नहीं समझ पा रही थी कि क्यों जेस उसको नहीं सुन रही। और तब जाकर उसको रियलाइज होता है कि यह भी एक हेलुसिनेशन है कि वो रेंजर स्टेशन से बचकर बाहर आ गई है। असल में उस बेसमेंट के अंदर कोई भी घोस्ट ही नहीं था, बल्कि इस फॉरेस्ट ने ऐसा फील करवाया कि उसके पिता के घोस्ट ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। उसने नाइफ से खुद की ही रिस्ट काट ली थी और खून बहने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। यह उसकी स्पिरिट थी जो कि जंगल में भाग रही थी अपनी बहन को बचाने के लिए। खैर वो देखती है कि जेस, मीची और फॉरेस्ट रेंजर्स के पास पहुंच गई है सेफली। अब जंगल के अंदर हम बहुत सारी एविल स्पिरिट्स के हैंड्स या फिर एंग्री स्पिरिट्स के हाथों को सैरा की अच्छी स्पिरिट को अंडरग्राउंड में ले जाते हुए देखते हैं, एज इफ इस जंगल ने उसकी स्पिरिट को भी कंज्यूम कर लिया हो। और ऐसा होते ही जेस को फील हो जाता है कि सैरा अब यहाँ पर नहीं रही और वो उसको यहाँ पर बचाने आई थी। इनके बीच जो भी कनेक्शन था वो टूट जाता है और जेस समझती है कि सैरा मर गई है। यहाँ पर सैरा का फियांसे रॉब भी उसको ढूंढने के लिए आया हुआ था। अब सब लोग वहाँ से जेस को लेकर चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मीची को ऐसा एहसास होता है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है। वहाँ पर हम सैरा की इविल स्पिरिट को देखते हैं और इससे पहले कि मीची कुछ समझ पाता, सैरा की स्पिरिट उस पर हमला कर देती है। मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द फॉरेस्ट 2016 की हिंदी एक्सप्लेनेशन।